Hello students, welcome back with my new video. My name is Amir and I'm from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स कैसे आप सब, आई होप बहुत ही अच्छे स्टडी कर रहे हैं। अकाउंट्स और कॉमर्स की वीडियोस आ रही है, आप लोगों ने देखा होगा। कॉमर्स में 18 चैप्टर्स और अकाउंट्स में भी फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट तक मैंने करवा दिया है। तो अब हम लोग इकोनॉमिक्स से फोकस करेंगे ज्यादा। बाकी कॉमर्स और अकाउंट्स की वीडियोस आती रहेगी, बट इकोनॉमिक्स में सिलेबस पीछे चल रहा था, तो अब रेगुलर बेसिस पे वीडियोस आएगी, जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, द स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। और इंडियन इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमिक्स का ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। उसके अलावा आपकी इकोनॉमिक्स की बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 6 है। तो चलो स्टार्ट करते हो, देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। तो इंडियन इकोनॉमिक्स का मतलब सोचते हो, जिसमें इंडियन इकोनॉमिक्स में आपको पूरा पढ़ना है कि जब हमारा देश आजाद होने से पहले उसकी क्या कंडीशन थी, उसके बाद आजाद होने के बाद धीरे 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 जैसे जैसे हमारा देश मतलब आजाद हुआ 1947 के बाद, तो क्या क्या पॉलिसीज आई, कैसे हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ी, ये सारी चीजें हमें इसमें पढ़नी है। तो स्टार्टिंग से पढ़ेंगे कब कहाँ कैसे ये सारी चीजें हुई, ठीक है। तो चैप्टर का नाम क्या है? द स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के टाइम में हमारे देश की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, तो ये हमें पढ़ना है, ठीक है। तो देखो स्टार्टिंग से देखते हैं। इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में देखो सबसे पहले बात ये है कि ये सारी चीजें कब हुई, कैसे हुई। देखो, तो जो अंग्रेज थे, अंग्रेज समझते हो, ब्रिटिश। तो जो ब्रिटिश थे वो कब आए हमारे देश में? सबसे पहले स्टार्टिंग कब हुई उनकी? 1757 में। कब आए भाई? सबसे पहले वो 1757 में। 1757 में उन्होंने क्या किया भाई? देखो सबसे पहले वो आए, उस टाइम जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल, किसके बीच में? नवाब ऑफ बंगाल के बीच में एक बैटल हुआ था, इसका नाम था बैटल ऑफ प्लासी। तो नवाब ऑफ बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में बैटल हुआ था, जो कि नवाब ऑफ बंगाल जो थे हार गए थे। जब वो हार गए तो उसी के टाइम से ही ब्रिटिशर जो थे उन्होंने हमारे देश में आना, एंटर करना स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने एंटर कर दिया। अब स्लोली 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 जो है, आफ्टर द रिवोल्यूशन ऑफ 1857 द रूल वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। और धीरे धीरे 1857 तक में और जो है उन्होंने पूरी तरह से इंडिया में कब्जा कर लिया। और 1947 तक, तकरीबन 200 साल तक हमारे देश पर राज किया। किन्होंने भाई? अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर ने, है ना। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से लोगों ने किया। तो कैसे है वो? 1757 में पहले जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ, किसके बीच में हुआ? नवाब ऑफ बंगाल और सेकेंड कौन, दूसरे कौन थे भाई? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इस तरह से उन्होंने एंटर किया और धीरे धीरे हमारे देश में वो कब्जा करते चले गए। तो इस तरह से अंग्रेजों की एंट्री हो गई। कहां पे? हमारे देश में। अब देखो आए क्यों थे वो? सोचो, दिमाग में आया हुआ ना भाई, आए क्यों थे? इंडिया ही क्यों आए? इतनी ढेर सारी कंट्री, इंडिया क्यों आए? देखो उसका रीजन सबसे बड़ा ये था कि इंडिया को, हमारे देश को क्या बोला जाता था? सोने की चिड़िया। क्या बोला जाता था भाई? सोने की चिड़िया। क्यों बोला जाता था? क्योंकि हमारे देश में वो सारे रिसोर्सेस थे, वो सारी जितनी भी जरूरत की चीजें चाहिए हुआ करती थी, वो हमारे देश में अवेलेबल थी। तो उनको क्या लगा कि भाई यहाँ से तो हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस है, रॉ मटेरियल वगैरह, आराम से इजीली हम लोग यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं और अपने देश को जो आगे की ओर ले सकते हैं। तो धीरे धीरे हमारे देश में इसीलिए आए, ताकि इंडिया को एक्सप्लॉइट करेंगे, यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाएंगे और अपने देश में क्या करेंगे भाई? इसको जो है आगे की ओर ले जाएंगे और इंडिया को क्या करेंगे? एक्सप्लॉइट कर देंगे। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से उन्होंने वो हमारे देश में इस इरादे से आए, ठीक है। तो धीरे धीरे आपको पता ही होगा कि इंडिया का मैक्सिमम चीजें वो लूट कर ले भी गए। लेकिन आज भी इंडिया के पास देखो कितनी चीजें, इतना उन्होंने 200 साल तक हमारे देश में राज किया, तब भी इंडिया जो है एक अच्छा खासा देश है। हम प्राउड के साथ कह सकते हैं कि हाँ, हमारी इकोनॉमी आज बेटर है। ये नहीं है अमेरिका के कंपैरिजन में नहीं है, बट धीरे धीरे हम लोग डेवलप कर रहे हैं कंपेयर टू, है ना। तो और भी कंट्रीज है, लेकिन हमने देखो इतना दिन तक कब्जे में रहने के बाद भी आज कितनी अच्छी कंडीशन में है। तो इससे आप एनालाइज कर सकते हो कि इंडिया हमारा कितना अमीर देश हुआ करता था। समझ में आ रही बात? तो अंग्रेजों ने उसको क्या कर दिया? पूरी तरह से एक्सप्लॉयटेशन कर दिया। तो अब देखो वो आए क्यों थे, मैंने बताया। अब देखो पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल मतलब जो अंग्रेजों के समय में जब ब्रिटिश रूल कर रहे थे, उस समय एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और फॉरेन ट्रेड में क्या पॉलिसी हुआ करती थी। तो क्या पॉलिसीज थी भाई? उन्होंने क्या पॉलिसीज बनाई थी? देखो पहले पॉलिसीज तो कुछ और चलती थी, जब उन्होंने धीरे धीरे कब्जा किया तो उन्होंने नई पॉलिसीज बना दी। एग्रीकल्चर
इंडस्ट्री और फॉरेन ट्रेड। इंडिया के जो ये 3 सेक्टर थे उसको पूरी तरह से क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। क्या कर दिया भाई, डिस्ट्रॉय कर दिया, बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया। ठीक है, कैसे किया अब उसको हम लोग देखेंगे धीरे धीरे। देखो पहली पॉलिसी उनकी ये थी न्यू लैंड टेनर सिस्टम। न्यू लैंड टेनर सिस्टम का मतलब क्या होता है, देखो इन्होंने एक नया न्यू लैंड टेनर सिस्टम लेके आए। जैसे एक जमीन होती है, जमीन पर जो फार्मर्स काम करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, टिलर्स। क्या बोलते हैं, टिलर्स। ठीक है, अब जिनकी जमीन हुआ करती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, जमींदार। क्या बोलते हैं, लैंडलॉर्ड बोलते हैं या फिर जमींदार। ठीक है, क्या बोलते हैं, लैंडलॉर्ड। तो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया, गवर्नमेंट किसकी थी भाई, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला जमींदार से, भाई नई पॉलिसी में क्या बोला, जमींदार से बोला कि देखो ऐसा है, हमें आप लोगों से क्या चाहिए, फिक्स रेंट चाहिए। क्या चाहिए हमें आप लोगों से, एक फिक्स रेंट चाहिए। क्या चाहिए, फिक्स रेंट चाहिए। आप हमें एक फिक्स रेंट दो, उसके अलावा आप जो भी फार्मर्स हैं उनसे जिस तरह से जितना चाहो उतना काम कराओ, जितना उनका एक्सप्लॉयटेशन करना है करो। अगर कोई भी बात होगी मेरे पास आएंगे, हम संभाल लेंगे। हम संभाल लेंगे मतलब भाई गवर्नमेंट किसकी थी, अंग्रेजों की थी। अगर वो फार्मर्स गरीब किसान जाते भी तो किसके पास जाते, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जाते। और वो सुनने वाले थे नहीं, क्यों, क्योंकि वो तो खुद ही अपना फायदा चाहते थे। उनको यहाँ से पैसा भी मिल रहा था और इंडिया का क्या हो रहा था, एक्सप्लॉयटेशन भी हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया, कहा भाई एक काम करो, मुझे फिक्स रेंट दो, बाकी जैसे चाहो वैसे काम कराओ। जमींदार को भाई बड़ा मजा आ गया। इन्होंने क्या किया, वही सिस्टम फॉलो करना स्टार्ट कर दिए। इन्होंने जो गरीब फार्मर्स हुआ करते थे, बेचारे जो टिलर्स थे, अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था। अब वो तो गरीब थे, उनको अपनी लाइफ को चलाने के लिए पैसे कमाने की जरूरत थी। अब अगर काम नहीं करते तो उनको पैसा नहीं मिलता। तो ये जो जमींदार थे ना, इन्होंने बहुत ही बुरी तरह से टिलर्स को क्या किया, इनका एक्सप्लॉयटेशन किया। हमारे गरीब फार्मर्स जो थे उनका बहुत बुरी तरह से एक्सप्लॉयटेशन किया और जितना ज्यादा काम करा सकते तो उनसे उतना ज्यादा काम करवाया। और बदले में जो भी क्रॉप्स वगैरह मिला करती थी, जो भी फसल हुआ करती थी, उसका कुछ हिस्सा वो अंग्रेजों को दे दिया करते थे। बाकी का क्या करते थे, अपनी लग्जरीज लाइफ में क्या कर देते थे, एक्सपेंड कर दिया करते थे। और इनको जो फार्मर्स थे उनको बस खाने पीने भर का दे दिया करते थे। क्या करते थे, खाने पीने भर का, भाई लो तुम भी थोड़ा सा खा लो। ठीक है, उनकी लाइफ बस गुजर जाए, जिंदा रहने के लिए उनको इस तरह से दे दिया करते थे। तो ये था आपका न्यू लैंड टेनर सिस्टम। समझ में आ रही बात, ये था आपका न्यू लैंड टेनर सिस्टम, जिसमें बहुत बुरी तरह से एक्सप्लॉयटेशन किया गया, किसका, फार्मर्स का, और उनको एक फिक्स रेंट दे दिया जाता था। इस तरह से सारे सिस्टम चल रहे थे। इसको हम लोग जमींदारी सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, जमींदार सिस्टम भी बोलते हैं। तो ये हो गया आपका न्यू लैंड टेनर सिस्टम, इस तरह से आई। उसके बाद दूसरा काम क्या किया भाई, अच्छा एक काम और किया इन्होंने, जब ये सारी चीजें चलती थी तो सारे पैसे तो आते थे, अंग्रेजों को मिल रहे थे, इनको मिल रहे थे, अपना बढ़िया चल रहा था। और इन्होंने कोई भी पैसा एग्रीकल्चर पे खर्चा नहीं किया। बस उनको जो है जो क्रॉप्स थी उससे मतलब था, ज्यादा से ज्यादा गेहूं चावल जो भी चीजें वो मिले, बट उन्होंने एग्रीकल्चर में कोई काम नहीं किया। इस तरह से जो एग्रीकल्चर की जमीन थी, हमारी लैंड थी, वो धीरे धीरे क्या होती गई, एक्सप्लॉइट होती गई और धीरे धीरे वो क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। समझ में आ रही बात। आगे देखो नंबर 2, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। नंबर 2 पर क्या है, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, इसको मैं रफ कर दूं, समझाने के लिए मैंने बनाया था। ठीक है, रफ कर देता हूं। अब क्या किया भाई, पहला सेक्टर तो उन्होंने जमींदारी सिस्टम लेके आए। अब जमींदारी सिस्टम के बाद लेके आए कमर्शियलाइजेशन और एग्रीकल्चर। अब देखो एग्रीकल्चर को क्या बना दिया भाई उन्होंने, कॉमर्शियलाइज बना दिया। कॉमर्शियलाइज का मतलब क्या है, तो कॉमर्शियलाइजेशन का मतलब यहाँ पर यह है कि उन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर सेक्टर को पैसा कमाने के पर्सपेक्टिव से बना दिया। जबकि एग्रीकल्चर किस लिए भाई, जैसे आपका राइस हो गया, वीट हो गया, जो हमारी नेसेसिटीज की चीजें हैं उनसे वो क्रॉप्स उगाने के लिए, ताकि हम अपनी लाइफ, हमें अनाज वगैरह अच्छे से मिले। लेकिन उन्होंने चुके कि एग्रीकल्चर को पूरी तरह से कॉमर्शियलाइज बना दिया। उन्होंने कहा देखो ऐसा है, ये वीट राइस जो वगैरह है, गेहूं चावल में इतना पैसे वगैरह नहीं मिलते हैं। एक काम करो, आप जो है शुगर केन की क्रॉप बनाओ। ठीक है, शुगर केन जो है करो, और उसके अलावा क्या करो, टी हो गई। ठीक है, ये सारी चीजों में हमें पैसे मिलेंगे। कॉटन हो गया, ये सब आप जो है उगाओ, ये सब सारी चीजें उगाओ। इन्होंने ये सारी चीजें बोली। ठीक है, तो कॉटन, टी, शुगर, ये सारी चीजों कर दी। तो उन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर को कॉमर्शियलाइज कर दिया। अब जब कॉमर्शियलाइज कर दिया तो ये सारी चीजें होने लगी। अब उन्होंने साथ ही साथ क्या किया, आप लोग देखना, एक बार रीड बुक से जरूर करना। ठीक है, मैं सब समझा दे रहा हूँ, एक बार रीड कर लेना। उन्होंने क्या किया इसके बाद, जो ट्रेन वगैरह जानते हो,
ट्रेन जो आप चलते हो, जो पटरी वगैरह इतनी बेहतरीन बेहतरीन पुल बने ना हमारे देश में, तो अंग्रेजों ने नहीं बनाए थे। तो हम लोग को तो बड़ा लगता है भाई क्या पुल बनवाया है, क्यों बनवाया था भाई? अपने लिए बनवाया था। क्यों बनवाया था? अपने लिए। भाई यहाँ से जब हमें ये सारी रिसोर्सेस मिलेंगे ना, कॉटन, टी, शुगर केन, ये सारी जब चीजें मिलेगी, तो अब इसको इंग्लैंड भी तो ले जाना है, इसको बाहर अपने देश में भी तो लेके जाना है ब्रिटिशर को। तो उन्होंने क्या किया, बेहतरीन एक्सपोर्ट जो मतलब सामान जा सके, तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी क्या कर दी, अच्छी कर दी। क्यों बनवाया? ताकि यहाँ से सामान जाने में इजीली पहुंच जाए, आने जाने में सामान को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, कॉमर्शलाइजेशन कर दिया एग्रीकल्चर को। जो नेसेसिटीज की चीजें थी उनकी जगह पे उन्होंने शुगर, टी, कॉटन ऐसी चीजें की फसल उगाई जिसमें उनको पैसे मिल सके, जिससे वो पैसे कमा सके। समझ में आई बात? ठीक है। और अब देखो थर्ड पॉइंट क्या है, decline of handicraft industries due to British trade policies। अब क्या हो भाई, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, इंडिया के जो इंडस्ट्री सेक्टर था उसको भी क्या कर दिया उन्होंने, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। इंडिया के इंडस्ट्री सेक्टर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। कैसे कर दिया? उस टाइम में इंडिया में हैंडीक्राफ्ट समझते हो, हाथ से बनाई हुई चीजें। तो हाथ से बनाई हुई चीजें जैसे कॉटन हो गए, कपड़े हो गए, कोई सजावट की चीज हो गई, मतलब बहुत फेमस हुआ करती थी। तो उन्होंने क्या किया, इसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। कैसे खत्म करवाया भाई? उन्होंने डायरेक्ट खत्म नहीं करते थे, वो चालाकी से खत्म किया करते थे। उन्होंने क्या किया कि अपने यहाँ से, कहां से, अपने यहाँ से ब्रिटिशर ने क्या किया, अपने देश से वो क्या करने लगे, मशीन से बने हुए सामान भेजने लगे। क्या भेजने लगे? मशीन से बने हुए। अब ये रहते थे इंडिया के मैन मेड, इंसानों के हाथ से बने हुए। अब मशीन से बने हुए और हाथ से बने हुए चीजों में तो डिफरेंस तो रहेगा, और साथ ही साथ सस्ते रेट में। उन्होंने क्या किया, एकदम जो इंपोर्ट ड्यूटी थी उसको एकदम कम कर दिया। इंपोर्ट ड्यूटी समझते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी समझते हो, नहीं समझते हो? एक्सपोर्ट का मतलब होता है अपने देश से सामान वापस भेजना किसी देश में, इंपोर्ट का मतलब होता है दूसरे देश से सामान मंगाना। तो उन्होंने क्या किया, बहुत ड्यूटी जो थी वो कम कर दी, टैक्स वगैरह बहुत कम कर दिया। तो जो बाहर से सामान आता था वो क्या था, बहुत सस्ते पड़ते थे। इंडिया के क्या थे, हाथ से बनाए हुए होते थे, तो थोड़े कॉस्टली रहते थे। तो लोगों ने क्या किया, धीरे 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 जो अंग्रेजों के जो बनाए हुए प्रोडक्ट हुआ करते थे, मशीन से बने हुए, उन्होंने वो खरीदना स्टार्ट कर दिया। और जो हैंडीक्राफ्ट थे, इंडिया के हाथ के बने हुए सामान थे, भाई वो क्यों लेंगे जब उनको सस्ते मिल रहे हैं, मशीन से बने हुए सामान मिल रहे हैं। तो लोगों ने क्या किया, मशीन से बने हुए सामान खरीदना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से उन्होंने हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्री था इंडिया का, उसको भी धीरे धीरे क्या कर दिया, खत्म कर दिया। क्या कर दिया भाई, उसको भी बर्बाद कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। ये सारी पॉलिसीज लेके आए कौन, हमारे ब्रिटिशर। समझ में आ रही बात? तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सेक्टर को भी खत्म कर दिया। अब उसके बाद साथ ही उन्होंने एक्सपोर्ट ड्यूटी इतनी बढ़ा दी कि आपको अपने इतनी ज्यादा बढ़ा दी कि इंडिया को दूसरे देश में सामान भेजना है तो उस पर ड्यूटी इतनी ज्यादा बढ़ा दी थी, टैक्स इतना बढ़ा दिया था, तो इंडिया वाले अब सामान अपने बाहर भेज नहीं सकते थे। इंग्लैंड से जो सामान आ रहे थे उसकी ड्यूटी क्या कर दी थी, उसके टैक्स क्या कर दिया था, बहुत कम कर दिया था। बहुत लोगों को सस्ता पड़ रहा था, तो अब इंडिया वाले बाहर भेज नहीं सकते थे, इंडिया में बेच नहीं सकते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उनका ये सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर भी क्या हो गया, खत्म हो गया। अब इंडस्ट्री सेक्टर खत्म हो गया तो भाई क्या होगा, वो क्या हो गया, बैक टू लैंड मूवमेंट। क्या हो गए, बैक टू लैंड मूवमेंट। इसका मतलब अब इनके पास कोई काम नहीं बचा। तो क्या हुआ, जो अब इंडस्ट्री खत्म हो गई तो लोग कहां चले गए, लैंड मूवमेंट, यानी कि एग्रीकल्चर। कहां चले गए भाई, एग्रीकल्चर में फिर से चले गए खेती करने के लिए। अब खेती करने चले गए तो आपको बताऊं 1901 में 1901 में तकरीबन 66%, 100 में 66% पीपल्स क्या करते थे, एग्रीकल्चर पे डिपेंड हुआ करते थे। उसके बाद 1933 में आई थिंक 72% लोग, बढ़ गया ये आंकड़ा। पहले 1901 में 66% यानी 66% थे, और 1933 में 72% पीपल्स क्या थे, डिपेंड थे किसके ऊपर, आपके एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थे। तो ये कंडीशन होगी, बैक टू लैंड मूवमेंट का मतलब है वो वापस से जाके एग्रीकल्चर पे काम करने लगे, क्योंकि उन्होंने इंडस्ट्री सेक्टर को खत्म कर दिया था। और उधर एग्रीकल्चर सेक्टर भी आपका खत्म हो रहा था। क्यों भाई, इतना एक्सप्लोटेशन हो रहा था, मसाले वगैरह बन रहे थे, शुगर केन हो रही थी, और एग्रीकल्चर को काम कर ही नहीं थे। जमींदार सिस्टम लगा हुआ था, तो वो पैसा कमाने में लगे हुए थे, एक्सप्लोटेशन कर रहे थे, एग्रीकल्चर पे किसी भी ध्यान नहीं दिया। तो इस तरह से आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर और फॉरेन ट्रेड भी खत्म हो गया। फॉरेन ट्रेड कैसे खत्म हुआ भाई, उन्होंने एक्सपोर्ट ड्यूटी इतनी बढ़ा दी, आप सामान भेज ही नहीं सकते,
भेजोगे तो भाई उस पर आपको चार्ज लग रहा था। तो टैक्स रेट इतना बढ़ा दिया कि इंडिया वाले सामान बाहर भेज नहीं पा रहे थे, और बाहर से आने वाले सामान, अपने देश से आने वाले सामान पे टैक्स रेट बहुत कम कर दिया था। तो ये फॉरेन ट्रेड भी खत्म हो गया। ठीक है, समझ में आई बात, ये हो गया फोर्थ। अब फिफ्थ पॉइंट क्या है भाई, इंडियन इकोनॉमी डेवलप्ड एज अ कॉलोनियल इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी को उन्होंने क्या बना दिया, एक कॉलोनियल इकोनॉमी बना दिया। कॉलोनियल अभी हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। कॉलोनियल का मतलब इतना समझ लो, जैसे एक रूलर होता है ना, एक रूलर कंट्री होती है और एक क्या होती है उसके लिए सपोर्टिव कंट्री होती है ना। तो इंडिया क्या थी, एक सपोर्टिव कंट्री थी, और रूलर कंट्री कौन थी, कौन थी आपकी, ब्रिटिश इंग्लैंड। तो उन्होंने क्या किया, इंडिया से जितने भी रॉ मटेरियल थे, मतलब इंडिया क्या थी, कॉलोनियल इकोनॉमी मतलब होता है एक तरह से सपोर्टिव, एक तरह से सपोर्ट करने वाला। तो इंडियन इकोनॉमी क्या थी, कॉलोनियल इकोनॉमी थी, जो कि किसी और देश को क्या करते थे, कंट्री को सपोर्ट करते थे। यहाँ से रॉ मटेरियल वगैरह जाता था और फिर वहां पे जो रूलर थे वो उसको क्या करते थे, बेहतरीन तरीके से यूज किया करते थे। तो इंडियन इकोनॉमी कैसी होगी, कॉलोनियल इकोनॉमी, एक तरह से आप बोल सकते हो किसी की हेल्प करने वाली इकोनॉमी बन चुकी थी। कौन, इंडियन इकोनॉमी डेवलप एज अ कॉलोनियल इकोनॉमी। समझ में आई बात। तो ये आपकी कंडीशन थी, ये उनकी पॉलिसीज थी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और फॉरेन ट्रेड के लिए ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। समझ में आई बात, तो क्लियर है, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, बाकी मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में या इस चैप्टर के बाद नोट्स अपलोड कर दूंगा, आप लोग उसको डाउनलोड कर लेना। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि आगे एक टॉपिक बचा है आपका, और वो है स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या कंडीशन थी, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से आते हैं, फिर इसको भी चैप्टर को आज ही कंप्लीट करते हैं। हाँ, तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक, ये आपका लास्ट टॉपिक चैप्टर का और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो टॉप हेडिंग क्या है, स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, मतलब क्या कंडीशन थी इंडिपेंडेंस के टाइम में हमारे देश की। ठीक है, मतलब अभी तो आप लोगों ने देखा पॉलिसीज क्या उन्होंने बनाई हुई थी, ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने क्या पॉलिसीज बनाई हुई थी, वो सारी चीजें हम लोगों ने देखी। अब जब देश आजाद हुआ हमारा 1947 में, तो उस टाइम कैसी इकोनॉमी थी हमारे देश की। ठीक है, तो नंबर 1 पर देखो हेडिंग है कॉलोनियल इकोनॉमी। कॉलोनियल का मतलब बताया ना मैंने कि जब किसी को ऐसा देश जो किसी की कॉलोनी बन जाए, यानी कि उनको क्या करे, रॉ मटेरियल सप्लाई करे, उनकी हेल्प करे, है ना। मतलब एक तरह से कोई रूलर है, उसको हम लोग क्या है, एज अ फीडर उनको रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो अब वो क्या होता, हमारी देश की इकोनॉमी कैसी थी, कॉलोनियल इकोनॉमी थी। मतलब जो अंग्रेज थे जब गए तो उस टाइम हमारे देश से बहुत ही ज्यादा जो हमारी वेल्थ थी हमारे देश की, वो ले जा चुके थे, एज अ रॉ मटेरियल सप्लाई करके बहुत ज्यादा चीजें ले जा चुके थे और उसको डिस्ट्रॉय कर चुके थे। तो कैसी इकोनॉमी थी हमारी, कॉलोनियल इकोनॉमी हो चुकी थी उस टाइम। ठीक, नंबर 2 स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट का मतलब क्या होता है, जैसे ग्रो, किसी चीज का ग्रोथ रेट क्या होना, बहुत कम होना, या फिर ना के बराबर होना, मतलब ना के बराबर लगभग समझो, या फिर 1-2% में होना। तो वही स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी हमारी देश इकोनॉमी। कैसी थी उस टाइम 1947 में, स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, यानी कि एन इकोनॉमी विच इज ग्रोइंग एट अ वेरी लो रेट। मतलब ऐसी इकोनॉमी जिसका जो ग्रोइंग हो रही है बहुत ही लो रेट में, किस पे हो रही हो, बहुत ही लो रेट में हो रही हो, इसका स्पीड में नहीं हो पा रही हो, या फिर ना के बराबर हो ही ना रही हो। ठीक, ऐसी इकोनॉमी हो चुकी थी। थर्ड, पुअर एंड बैकवर्ड इकोनॉमी। भाई हमारे जब अंग्रेज गए तो उस टाइम हमारी पुअर और बैकवर्ड इकोनॉमी थी। भाई पुअर एंड बैकवर्ड का मतलब क्या, बहुत पिछड़ चुके थे हम लोग, हमारा देश बहुत गरीब हो चुका था। जो वहां पर कैपिटा इनकम थी हमारे देश की, बहुत क्या थी, बहुत ही ज्यादा कम थी। ठीक है, बर्थ रेट ज्यादा था और डेथ रेट क्या था, बहुत, बर्थ रेट भी ज्यादा था और डेथ रेट भी ज्यादा, इलिटरेसी तो और ज्यादा थी, लोग पढ़े लिखे नहीं थे, एजुकेशन सिस्टम नहीं था। तो इस वजह से हमारा देश बैकवर्ड की तरफ जा रहा था, बहुत धीरे धीरे और पीछे जा रहा था। तो इकोनॉमी कैसी थी, पुअर एंड बैकवर्ड इकोनॉमी। लोग खत्म भी बहुत ज्यादा हो रहे थे, डेथ भी बहुत ज्यादा हो रही थी। क्यों, क्योंकि उस टाइम बीमारी वगैरह बहुत ज्यादा थी, भूख से लोग मर जा रहे थे, है ना। हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम सारा खराब हो चुका था, इतनी फैसिलिटी थी नहीं, तो ये सारी चीजें थी। तो पुअर एंड बैकवर्ड इकोनॉमी। नंबर 4 स्टैग्नेंट एंड ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। स्टैग्नेंट एंड एग्रीकल्चर, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर यानी कि वही पुराना सिस्टम चल रहा था, तो स्टैग्नेंट मतलब उसमें प्रोग्रेस नहीं हो पा रही थी, क्योंकि जो आपके अंग्रेज थे वो उन्होंने क्या किया था, एक जमींदारी सिस्टम लेके आए थे। क्या लाए थे, जमींदारी सिस्टम। उसमें उन्होंने क्या किया था कि वो अपना एक फिक्स रेट लेते थे, अभी मैंने बताया था, पैसा लेते थे और जमींदार से कहते थे भाई तुम्हें जितना काम कराना करो। अब वो इतना ज्यादा काम करते तो जो पैसा आता था वो एग्रीकल्चर पे खर्चे नहीं करते थे, तो उसकी जो जमीन वगैरह थी, जो हमारी लैंड थी, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। तो
स्टैग्नेंट ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर हमारा उस तरह से उतनी ज्यादा उसमें से क्रॉप्स वगैरह नहीं हो पा रही थी, अनाज हमें सफिशिएंट नहीं मिल पा रहे थे, ये सिस्टम था। उसके बाद फिर वीक इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, भाई वो आए ही थे हमें बर्बाद करने, तो इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर भी हमारा क्या कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। हमने क्या बताया था अभी आपको, हैंडीक्राफ्ट हमारे यहाँ के बहुत फेमस थे, तो उन्होंने क्या कर दिया, उसको हर तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था, बाहर भेज नहीं सकते थे, ड्यूटी इतनी ज्यादा बढ़ा दी थी, एक्सपोर्ट ड्यूटी। उसके अलावा उन्होंने क्या किया था भाई, अपने बाहर मशीन से बने हुए सामान लाते थे तो बिकते नहीं थे, तो जितने लोग थे इंडस्ट्री वाले वो भी कहाँ चले गए थे बेचारे, एग्रीकल्चर सेक्टर में चले गए थे। लाइफ तो चलानी है ना भाई, लाइफ चलाने के लिए कहाँ चले गए थे, एग्रीकल्चर सेक्टर में। वो एग्रीकल्चर CUL, चलो ठीक है समझ जाओगे ना, कहाँ चले गए थे, एग्रीकल्चर सेक्टर में वो भी चले गए थे। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री सेक्टर तो पूरी तरह से क्या हो चुका था हमारा, डिस्ट्रॉय हो चुका था। तो वीक इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, ये उस वक्त की बात हो रही है जब देश हमारा आजाद हुआ था, उस टाइम हमारा इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर क्या था, बहुत वीक था। आज भी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है ना। मोबाइल तो हम लोग वीवो को चला रहे हैं, ओप्पो को चला रहे हैं, आईफोन अमेरिका का चला रहे हैं, चाइना को चला रहे हैं, जापान को चला रहे हैं, इंडिया का तो मोबाइल यार कोई फेमस है ही नहीं। और जो फेमस थोड़ा बहुत लावा वगैरह है, माइक्रोमैक्स वगैरह, वो हम लोग खरीदते नहीं। तो आज भी तो इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर क्या है, बाहर वालों का ही तो है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। ठीक, आगे अनसेटिस्फैक्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर। अनसेटिस्फैक्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है, देखो इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारा बहुत ज्यादा अनसेटिस्फैक्ट्री था, मतलब बहुत खराब था, चाहे वो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो। इकोनॉमिक्स मतलब जैसे मान लो रोड वगैरह, ट्रांसपोर्ट वगैरह, बैंकिंग सिस्टम सब बहुत ज्यादा क्या हो चुका था, बेकार चल रहा था स्ट्रक्चर। उसके अलावा हमारा जो था आपका दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, मान लो, एक मिनट, चल रहा था। और दूसरी चीज हमारा क्या चल रहा था, आपका जो सोशलिस्ट था, एजुकेशन सिस्टम भी बहुत ज्यादा क्या था, खराब था, एजुकेशन वगैरह थी नहीं, इलिटरेसी रेट बहुत ज्यादा था, मेडिकल जो हेल्थ सेंटर था, हॉस्पिटल वगैरह थे नहीं, तो ये सारी चीजें क्या थी, ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी सिस्टम हमारा बहुत वीक था। और 7 पॉइंट क्या है, लास्ट है सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। कैसी इकोनॉमी हो चुकी थी हमारी, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। अब देखो पहले फ्यूडल का मतलब समझो, यहाँ सेमी फ्यूडल का मतलब क्या है, फ्यूडल का मतलब एक तरह से फीस वर्ड्स होता है। क्या होता है, फीस। मतलब अब यहाँ पे देखो पहले क्या सिस्टम में रहता है, जमींदारी सिस्टम था, तो वहां पर जमीन हुआ करती थी, तो जमीन में क्या होता था भाई, यहाँ पे लैंडलॉर्ड की जमीन है, तो लोग ये करते थे अपनी लैंड को किसी को किराए पे दे देते थे, क्या करते थे, रेंट पे दे देते थे, बदले में लैंडलॉर्ड को भी पैसा मिल जाता, जो इस पे काम करता था उसकी भी इनकम हो जाती थी। ये सिस्टम वो लेके आए थे, ये सिस्टम तो लेके आए, लेकिन जब ये सिस्टम लेके आए तो उन्होंने इसको दो पार्ट में बांट दिया। एक तो क्या कर दिया, उन्होंने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कर दी। क्या कर दी, एक तो उन्होंने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कर दी, और दूसरा क्या कर दिया, लेबर। क्या कर दिया, लेबर। तो लेबर को क्या किया, लेबर्स, तो उन्होंने दो पार्ट में बांट दिया, एक तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बना दी, दूसरा लेबर कर दिया। यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में भाई जिस तरह जितना चाहे जो काम करो, गवर्नमेंट कोई रोक टोक नहीं करेगी। उन्होंने जमींदार से बोला भाई जैसे चाहना है वैसे एक्सप्लॉयटेशन करो, हमें एक फिक्स रेंट दो, जितना चाहे उतना काम कराओ, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लेबर को, भाई लेबर बेचारों को जरूरत थी पैसे की, तो वो काम क्या करते थे, तो उन्होंने कैसी इकोनॉमी कर दी, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी कर दी। यानी कि यही वाली इकोनॉमी कर दी, पैसा दो और अपना काम जितना चाहे उतना कराओ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। उस टाइम ऐसी कंडीशन थी। तो ये आपके हो गए 7 पॉइंट से जो मैंने बता दिए हैं। एक बार बुक से रीड कर लेना तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। उसके अलावा कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना और पूछ लेना, बता दूंगा जैसे ही मौका मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में आपका इस चैप्टर का नोट्स भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। बाकी आप लोग बुक से करो, बहुत इजी है, जितना था एक्सप्लेन मैंने कर दिया, आपको कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होने पाएगी। मिलेंगे अपनी न्यू वीडियो, इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, और बहुत जल्द रेगुलर बेसिस पे आपको इकोनॉमिक्स की वीडियो मिलती रहेगी, टेंशन मत लेना। मुश्किल से विद इन 7 to 10 डेज के अंदर आपको इकोनॉमिक्स के एटलीस्ट 10+ चैप्टर्स आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। बस अच्छे से पढ़ते रहो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन पे, इंस्टाग्राम में उससे कांटेक्ट कर लेना। मिलते हैं अपनी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।